नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं तरुण प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। क्या कुछ होगा इस उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, मोहसिन रज़ा साहब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के इकलौते मुस्लिम मंत्री अगर कहा जाए मुस्लिम कोटे से आने वाले, तो एक आप ही हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर। थैंक यू। सर सीधा-सा सवाल है पहला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 5 साल आपकी सरकार को पूरे हो गए हैं। जब क्या सबका विश्वास जीतने में सफल होंगे चुनाव में? बिल्कुल भी होंगे, क्योंकि हम देश में परिवर्तन के तौर पर जब आदरणीय मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, तो 2014 में आदरणीय मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, और उस सबका साथ, सबका विकास, उसके बाद उसका परिणाम 2017, फिर 2019, ये है विश्वास, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास अटूट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। सबका विश्वास उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के साथ में है। तो इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें अपनी लेकर आई थी 2017 में। हम 312 से आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं आएंगे। ये हमें विश्वास है अपनी प्रदेश की जनता पर, क्योंकि जो हमने उनसे संकल्प लिए, उन संकल्प को पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। सर, पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब एक 76 पन्नों की एक उन्होंने रिपोर्ट जारी की लखनऊ में ही। उन्होंने कहा उनकी रिपोर्ट में उनका दावा है कि मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के तौर पर हो, चाहे रोजगार के तौर पर हो और तमाम अलग-अलग मुद्दों पर उन्होंने आपकी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने उतरे हैं। सपा-बसपा पे भी उन्होंने हमला बोला, लेकिन उनका सीधा हमला आपकी सरकार पर था। कैसे देखते हैं ओवैसी साहब के इस बयान को? देखिए, भारतीय जनता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने अपनी पार्टी का नाम ही रखा है भारतीय जनता पार्टी। हमारे महापुरुषों ने भारत के लिए उनका समर्पण रहा और भारतीय जनता के लिए उन्होंने पार्टी बनाई है, इनके हितों के काम करने के लिए। हमारा सरकार बनाना हमारे लिए सेवा का माध्यम होता है, सरकार हमारे लिए मेवा खाने का माध्यम नहीं होता है। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात की, ये सब विभाजनकारी नीति से जुड़े हुए लोग हैं। इनके पूर्वजों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते देश को बांट दिया। तो जिन्होंने देश को बांट दिया था, आज उनकी पार्टी का नाम क्या है? उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मतलब आप सोचिए कि आज भी मुसलमानों के ही नाम पर वो अपनी दुकान चला रहे हैं। वो देश में रहते हैं, लेकिन देशवासियों की चिंता नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। देश आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो आज आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या तेलंगाना में आपने सबको शिक्षित कर दिया? और आज जो वो बात कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे पिछड़ रहा है, तो आज तो हमने करोड़ों की तादाद में जो मकान दिए हैं आदरणीय मोदी जी ने, ग्रामीण और आवास शहरी योजना के तहत जो आवास मिले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को 44 लाख से ऊपर मकान मिले हैं। और उसमें लगभग 10 लाख से ऊपर मकान तो हमने दबे कुचले मुस्लिम समाज को दिए हैं, क्योंकि वो पात्र बने हैं। तो पात्रता के आधार पर तो उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में 35% लाभ जो मिला है, वो अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज को मिला है, क्योंकि इन लोगों ने कभी दिया नहीं था। और हमारी सरकार में पात्रता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर उनको मिला, हमने दिया। तो इसलिए इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। और इसी के बाद हमें विश्वास है कि उनका विश्वास हमसे बढ़ा। सर, आपके ही मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह। उनका बयान पिछले दिनों एक आया था मदरसे को लेकर, आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं पूरे देश के मदरसे को बंद कर दूंगा। पूर्वोत्तर में ही आपकी ही पार्टी के नेता हैं और सीएम हैं असम के हिमंता बिश्व शर्मा, उनका भी बयान है मदरसों को लेकर। आप क्योंकि मंत्रालय देखते हैं अल्पसंख्यक विभाग का, तो आप इन दोनों अपने नेताओं के बयानों को किस तरह से देखते हैं? वो हो सकता है, अपने अपने विचार है, आदमी रखता है, स्वतंत्र भारत है। लेकिन मैं मिनिस्टर के नाते ये कहता हूं कि हमने भी 7,000 मदरसे बंद किए हैं, लेकिन हमने वो मदरसे बंद किए हैं जो अस्तित्व में नहीं थे, जिनके तहत पिछली सरकारों ने, चाहे समाजवादी की रही हो, बहुजन की हो, अपने लोगों को
लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से वो मदरसे रजिस्टर किए गए थे। हम तो पारदर्शिता हमने ला के कायम की। हम मदरसों को पोर्टल पर लाए हैं। आज हमने मानव संपदा पोर्टल लागू किया है, जहां पर सारी डिटेल मिल जाएगी। सारे मदरसे हमने रजिस्टर किए हैं, आज हमने ऑनलाइन कर दिया है, सारे रजिस्टर है हमारे। तो 7,000 मदरसे तो हमने बंद कर दिए, तो जो नहीं है उनको तो हम बंद करेंगे, क्योंकि हम दोहन थोड़ी करने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। लेकिन जहां तक बात की जाए कि हम मदरसे बंद नहीं करेंगे, हम मदरसों को मॉडर्नाइज करेंगे, ताकि अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन लेकर मुख्य धारा से जुड़े। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देकर हम देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं इनको। क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, पुलिस में भी जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है भारतीय जनता पार्टी का कि हम मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। तो इसलिए हमने उन मदरसों को जरूर बंद किया जो थे ही नहीं अस्तित्व में, जिनके नाम पर दोहन किया जाता था, भ्रष्टाचार होता था। तो हमारी नीति है जीरो टॉलरेंस की, आदरणीय योगी जी की। भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस में हम काम करते हैं। तो उस नीति पर हमने आगे बढ़ाया है मदरसे की शिक्षा को। सर, आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया का एक बयान था। उन्होंने कहा कि जब चर्चा ये जोरों पर पकड़ी कि योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव मथुरा से लड़ सकते हैं, वहाँ के सांसद ने एक लेटर भी लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आपको, तो उन्होंने कहा मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं। एक बार फिर चुनाव धार्मिक हो चला है। अयोध्या से लेकर काशी तक क्या मसला है? विकास ठंडा पड़ता चला जा रहा है। नहीं, आप ये बताइए, इससे पहले कभी विकास पर चर्चा क्या हुई है? 7 वर्षों से जब से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई है, और उत्तर प्रदेश में 5 साल लगभग जो है हमारी सरकार चली, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकारों के दौरान ही तो विकास पर चर्चा हुई है। लेकिन हां, हम अपने आराध की चर्चा नहीं करेंगे क्या? जिन्होंने गोलियां चलाई और प्रभु श्री राम के राम मंदिर में रोड़े अटकाए, आज उनके सपनों में राम आ रहे हैं कि आप प्रायश्चित करो, जाकर माफी मांगो देश और प्रदेश की जनता से। जो करोड़ों करोड़ लोग हमारे श्रद्धालु और हम में आस्था रखते हैं, उनको तुमने जो है गोलियां चलवाकर मरवाने का काम किया था तुम्हारे पिताजी ने, तो कम से कम उनसे जाकर माफी मांगो। इसलिए सपने में आ रहे हैं, प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं। और सरकार तो उसी की बनेगी जो राम का है, जो रामराज की स्थापना आज आप देख रहे हैं। तो राम के चाहने वालों ने ही तो स्थापित की है रामराज आज उत्तर प्रदेश में। जितने भी करोड़ों करोड़ लोग आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम में, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके आदर्श हैं। और समाजवादी पार्टी, उसकी स्थापना ही हुई उनके श्रद्धालुओं पर, उनके कारसेवकों पर गोली चलवाकर। तो इनको आज सपने में क्यों श्री कृष्ण आ रहे हैं और क्यों प्रभु श्री राम आ रहे हैं, ये तो वो जानते होंगे। सच्चाई नहीं बयान कर रहे हैं, सच्चाई से क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो दोहन किया था उत्तर प्रदेश का, 4 बार मुख्यमंत्री रहे। सारी योजनाओं की बात अगर आप देखिए तो वो कहते हैं, अच्छा आपने एक बात पूछी कि साहब ये धर्म के नाम पर चला जाएगा चुनाव? नहीं, विकास और धर्म, क्योंकि धर्मार्थ एक मंत्रालय है हमारे पास में धर्मार्थ का। इससे पहले शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। धर्मार्थ मंत्रालय का काम क्या होता है? अपने उन जगहों को बेहतर बनाना, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, आपका अयोध्या हो, वृंदावन हो, चित्रकूट हो। क्यों? इन धामों को बेहतर करने के लिए मंत्रालय जो बना है वो काम नहीं करेगा? जैसे सबका साथ सबका विकास इसी में तो है। सर, आपके पार्टी और आपकी सरकार पर तो विपक्ष का यही आरोप है कि ये सब लोग सिर्फ एक धर्म को विशेष रखकर सारी योजनाएं बना रहे हैं। आपने धर्मार्थ मंत्रालय का जिक्र किया, काशी से लेकर वृंदावन तक। उनका आरोप यही है कि जैसे ही चुनाव आता है तुरंत एक धर्म विशेष की चर्चा जोरों पकड़ लेती है। हाँ, चूंकि ये सारे विपक्ष का धर्म जो है वो देश विरोधी है, या आतंकियों को छोड़ने की बात करते हैं। हम आतंकियों को मारकर देश को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। तो इनका धर्म है अधर्मियों के साथ जाने का। हमारा धर्म जो है वो हम पूरा कर रहे हैं देशवासियों के लिए और देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इसलिए इनको हमारे जो धर्म है वो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये टोपी पहन के खजूर खाकर गुठली फेंक कर चले जाने वाले लोग हैं, या कब्रिस्तान बनाने वाले लोग हैं। जीवित लोगों के लिए काम करने वाले ये लोग कहां हैं? इन्होंने तो मंत्रालय का सारा पैसा, धर्मार्थ मंत्रालय का, वो बंदरबाट करा दी थी कब्रिस्तान बनाकर। अरे भाई, मरे हुए लोगों के कब्रिस्तान बना रहे हो, जिंदा लोगों को छोड़कर। श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं करके दी गई। क्योंकि अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे
तो इनसे एक समाज नाराज हो जाएगा। तो ये सर्व समाज की कहां बात कर सकते हैं? इनके लिए तो एक ही समाज इनको चाहिए है, चाहे वो अवैध धर्मांतरण कराए। अवैध धर्मांतरण कराने वाले अच्छे अच्छे मौलानाओं को लेकर जो पकड़े गए, जिनको एटीएस ने पकड़ा है, तो ये हमारी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। और ये कहते हैं सरकार आएगी तो हम आतंकियों से मुकदमे हटा लेंगे, और अगर आतंकियों को एटीएस पकड़ती है उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो ये तो तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की, अपराधियों को महिमा मंडित इन्होंने किया है, और सारा विपक्ष एक साथ है। तो ये जवाब तो इनको मिल रहा है ना, 2022 के इस चुनाव में भी मिलने जा रहा है। सर, आपने चुनाव का जिक्र किया, चुनाव के लगभग प्रत्याशियों की घोषणा होनी शुरू हो जाएंगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं इस बार? देखिए, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व देने में विश्वास रखती है। ये चुनाव की रेवड़ियां बांटने वाले ये लोग हैं जो 100 टिकट जो है बहन जी दे देंगी, तो 100 टिकट अखिलेश यादव जी मुसलमानों को दे देंगे, फिर वो कांग्रेस दे देगी 75 टिकट दे देगी, असदुद्दीन ओवैसी 100 टिकट दे देंगे। तो भैया 400 लोग तो हो ही गए 403 की विधानसभा में, अब किसको और दे दिया जाए? आप ये बताइए ना। हमारे यहां नेतृत्व दिया जाता है, एक छोटे से कार्यकर्ता को मंत्री बनाकर बैठा तो दिया कि आप सबका काम कीजिए और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय देखिए, अल्पसंख्यकों का कल्याण करिए, तो बनाया ना मंत्री। तो अगर टिकट देकर और 10 लोगों को नाम आपको दे दिए जाते कि ये 10 हमने लड़ाए, जहां लड़ाना था वहां लड़ाए। पहले हमारे यहां जीतकर भी सांसद भी आए, शहनवाज साहब जीतकर बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से मुख्तार अब्बास नकवी साहब जीत कर आए, हमने गुजरात में लड़ाए, हमने वेस्ट बंगाल में लड़ाए। यहां पर अगर कोई इच्छुक होगा मांगेगा जरूर, उसके ऊपर विचार करता है संगठन, लेकिन ये संगठन का काम है, संगठन तय करेगा। लेकिन अगर सरकार बनी तो वंचित नहीं किया ना, मंत्री तो बना कर दिया ना एक कार्यकर्ता को, तो आपको प्रतिनिधित्व मिला ना, नेतृत्व दे दिया ना भाई। ये तो पैसे ले लेते थे, ये लोग मंत्री बनाने में करोड़ों रुपया ले लेते थे, चाहे बहन जी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। यहां तो पैसे से नौकरियां भी बेची गई और पैसे से मंत्रालय भी दिए गए, पैसे से एमएलसी एमपी बनाए गए। सर, आप इच्छुक हैं कि नहीं? आपने कहा ना कार्यकर्ता इच्छुक होगा, आप अगर मैंने कहा, मैं बिल्कुल, आपने कहा मैंने 2017 में अप्लाई किया था और भी लोगों ने अप्लाई किया था, नहीं दिया गया। लेकिन हम आपके सामने एज ए मिनिस्टर बात कर रहे हैं ना, एक कार्यकर्ता ही तो है जिसने मांगा था, तो वहां ना देकर काम के बाद बड़ा इनाम दे दिया ना पार्टी ने। हमारे यहां कौन कार्यकर्ता कब क्या बन जाएगा उसे पता नहीं होता है। ठीक है, अप्लाई करेंगे, हम लोगों की पार्टी है, हम पार्टी के फोरम पे बात रखते हैं और हम हो सकता है इस बार भी रखें, तो तय करना पार्टी को है, पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। पार्टी यहां रखना चाहेगी यहां रहेंगे, संगठन में रखना चाहेगी संगठन में रहेंगे। लेकिन क्या आपके पास, तो आपकी पार्टी के पास इतनी बड़ी पार्टी, आपका दावा है कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन 300 से ज्यादा विधायक आते हैं और उसमें कोई भी एक विधायक मुस्लिम खेमे से नहीं होता है, मुस्लिम वर्ग से नहीं आता है। ये टीस रहती है कि नहीं कि एक 20% आबादी वाली एक धर्म विशेष जिसकी आबादी 20% है और उसका प्रतिनिधित्व 300 सीटें जीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं रहता, क्या इस बार हमें वो दिखेगा? देखिए, हमारे पास लाखों लाख कार्यकर्ता हैं मुस्लिम, यहां से लेके देश की हमारे सेंट्रल की टीम में, क्योंकि हमारे 18 से 20 करोड़ सदस्य हैं, दुनिया की सबसे बड़ी, जो आपने कहा विश्व की सबसे बड़ी हमारी संगठन है। और हमारे पास में सभी धर्मों के कार्यकर्ता, क्योंकि हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं, हम देश के लोगों के लिए समर्पित लोग हैं, भारतीय जनता के लिए राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता ही हमारी सदस्य भी बनती है और भारतीय जनता ही हमें चुनती है, उसी के लिए हम काम करते हैं, देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो ये जो टीस की बात आपने कही, टीस इसलिए नहीं है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। अगर गरीबों को मकान मिल रहे हैं तो उसमें अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है, अगर अन्न मिल रहा है, उज्ज्वला योजना से किसी को लाभ मिल रहा है तो मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है, अगर वो पात्र बन रहे हैं, अगर सौभाग्य योजना से कोई योजना जा रही, सौभाग्य योजना की, उसमें मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है। तो जो पात्र, मैंने कहा 35% उत्तर प्रदेश में लाभ जो मिला है योजनाओं का वो मुस्लिम समाज को मिला है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने सदन में कही ये बात कि हमने 35% लाभ दिया है अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज को, इसलिए क्योंकि वो पात्रता के आधार पर हमने सारी योजनाएं पारदर्शी तरीके से बांटी हैं, भेदभाव नहीं किया है, मत और मजहब नहीं देखा है, जो पात्र बना है उसको दिया है। तो उसमें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तो मुस्लिम्स को मिले, मकान भी मिले, उज्ज्वला योजना के तहत शौचालय मिले, जनधन योजना के तहत आप चाहे किसान सम्मान निधि हो, सारी योजनाएं, आयुष्मान भारत हो, उसका 5 लाख का कवर कार्ड भी मिला, तो ये स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड मिले, स्वास्थ्य कार्ड मिला,
तो ये अपने आप में जो योजनाएं केंद्र की आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, वो सारी योजनाएं हमने ईमानदारी से सब समाज को जो पात्र बने हैं उनको बांटी। उसमें अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा पात्र बने, क्योंकि ना कांग्रेस ने उनको दी, ना उनको सपा ने दी, ना बसपा ने दी। उन्होंने तो सिर्फ लूटने का काम किया था उनको, और ना मुख्य धारा से जोड़ा उनको। हम तो आज मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मुस्लिम समाज को, चाहे ओडीओपी हो, एमएसएमई हो, या प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना हो, उसके तहत हम उनको आच्छादित कर रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े अपने कारोबार को लेकर। सर, आखिरी सवाल एक, आप जब भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो एक ट्वीट और आता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये प्रोग्राम हमारा था। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे कानपुर मेट्रो की बात हो, सारे तमाम। आप अभी हाल ही में एक और गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो हमारा प्रस्ताव था, अब ये लोग हमारा। उनका सीधा कहना है कि काम हमने किया, फीता आपकी सरकार ने काटा है 5 साल। अब अच्छा प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जवाब भी मैं चाहूंगा क्योंकि दर्शक भी देखेंगे इसको, आप जब डालेंगे सोशल मीडिया पे। आप देखिए कि कितनी अजीब विडंबना है, कैसी बात करते हैं, हास्यास्पद। 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार पिताजी रहे, आप भी रहे, ये खुद रहे। आपको समय नहीं मिला था, फीता ही काटते रहते थे आप। कभी लोकार्पण नहीं किया आपने, शिलान्यास कर दिया और फीता काटने नहीं गए आप, और फिर आप कहते हैं हमारा है। हमें तो ये लगता है किसी दिन कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ये ना कह दें कि ये दुनिया जब बनी थी उसका भी शिलान्यास हमने किया था। अब यही बचा है कहने के लिए, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है इसका इनॉग्रेशन या इसकी आधारशिला भी अखिलेश यादव जी या समाजवादी ने रखी है, वो यही बचा है। अरे कोई काम आपने किया नहीं। आपके पोस्टर लग गए हैं आजमगढ़ में कि हमारा सांसद लापता है। जाइए एक्सप्रेसवे से, आराम से जाइए, उस पर हवाई जहाज भी उतर रहे हैं और आप भी जाइए उसी एक्सप्रेसवे से और जाकर मिलिए अपने लोगों से। हम तो उनकी सेवा कर ही रहे हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, लेकिन आपको ढूंढ रहे हैं वहां वो लोग। वो लिख रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं आजमगढ़ में कि हमारा सांसद लापता है। आप गए नहीं पलट के वहां तो आप, और ये वो जिला है जो इनकी सरकार में यहां के लोग अगर जाते थे दिल्ली, बॉम्बे या कहीं भी, तो उनको कमरा नहीं देते थे लोग। इतना प्रश्न चिन्ह लगवा दिया था इन्होंने आजमगढ़ पर। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन आदरणीय योगी जी की सरकार में बदला है। पूरे देश में मान्यता मिली है अलग तरह की, एक विशेष, आज उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश। यहाँ उद्यमी भी आ रहे हैं, उद्योगपति भी आ रहे हैं, देश के भी आ रहे हैं, विदेश के भी आ रहे हैं। आज एक सुरक्षा का माहौल है, कानून का राज है। गांव, गरीब, महिलाएं सब अपने आप को सुरक्षित, व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये आदरणीय योगी जी की सरकार का इकबाल है। कानून का राज स्थापित हुआ है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और हमने कोरोना से लेकर टीकाकरण, राशन पहुंचाना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर गांव, गरीब और सबके लिए काम हुआ है। व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए 4.5 लाख नौकरियां हमने पारदर्शी तरीके से दी हैं। एक भी नौकरी उत्तर प्रदेश में बेची नहीं गई है। आप पता कर लीजिएगा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप पता करा सकते हैं। और इनके यहां तो जैसे नौकरी निकलती थी, घर में तय हो जाता था कि इतनी नौकरियां तुम बेच देना, उतनी तुम बेच देना, इतनी तुम बेच देना। आपको अगर नहीं हो तो एक दिन शूट करा लीजिए। आजकल टिकट की मारामारी में समाजवादी पार्टी के बाहर सिर्फ लग्जरी गाड़ियां दिख रही हैं। एक एक प्रत्याशी 10-10 गाड़ियां लेकर खड़ा है, तो ये पैसा किसका है? और ये 200-200 करोड़ रुपए जो जेसीबी से खोद के घरों से निकाले जा रहे हैं, ये जनता के लूटे हुए पैसे किसके घर से निकल रहे हैं? ऐसे लोगों को अब प्रदेश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं। आपने जेसीबी का जिक्र किया और इत्र का जिक्र किया, तो मैं बात हालांकि उसी समाज, उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हो सके चुनाव आयोग तो ये जो छापे हैं ये चुनाव के बाद करवा दे। उन्होंने एक बात और भी कही है, उन्होंने कभी हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वर्चुअली अगर बैठकें या मीटिंग्स या रैली होंगी तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को महारत है। तो इसका मतलब है कि आपको लूट में महारत थी, हमको देश के विकास में महारत है। क्यों आज प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। डिजिटल इंडिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा होता है कि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से सीधा कनेक्ट हो जाता है। इसी को लेकर तो आदरणीय योगी जी ने काम किया है। आप तो कहते हैं कि हम लोगों को जो है लैपटॉप चलाना नहीं आता है, और फिर आज आप घबरा क्यों रहे हैं कि इन रैलीज में तो भाजपा 1 नंबर पर रहेगी। भाजपा चुनाव में भी 1 नंबर पर ही जीतेगी, चिंता मत करिए। आपकी 46 सीटें हैं समाजवादी की, उनको रिटेन करने का प्रयास ये करें। हमें तो लगता है ये 46 भी नहीं रह जाएंगी और हो जाएंगी, हो सकता है 30-35 पर चले जाए अखिलेश यादव।
कितनी सीटें आ रही हैं? आपने सीटों का जिक्र कर दिया तो इसी बात समाप्त करेंगे। कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? 10 मार्च की देखिए, हम हम बातचीत लोगों ने करेंगे। जो जन विश्वास यात्रा में जब हम निकले, हमने 403 सीटों का हम लोगों ने भ्रमण किया। हम जनता के बीच में गए। 1.5 साल कोरोना काल में हमने उनका काम किया। ये लोग सब सोते रहे, विपक्ष दिखाई नहीं दिया कोरोना काल में। ये सब क्वारंटीन था। आज इनको आइसोलेशन में डाल दिया है जनता ने। और हम लोग इनके बीच में गए और जो जमीन से आवाज उठी वो भी हमने देखी। हमने चेहरों को भी देखा मुस्कुराते हुए। तो ये साफ विश्वास है उन लोगों को कि यही सरकार है, यही कमल खिलेगा फिर से। और हम 312 सीटें व्यक्तिगत तौर पर भाजपा लेकर आई थी, हम 312 से 313 की तरफ जाएंगे और इनको हम 46 से नीचे लेके जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है अपने उत्तर प्रदेश की जनता पर, क्योंकि हम 300 प्लस की बात जो कर रहे हैं वो 312 से आगे जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी 312 और हमारे अलायंस दल जो है वो लेकर आए थे 12-14 सीटें। तो ये सारी मिलाकर अगर आप देखें तो हम अगर 350 पर भी पहुंच जाएं तो कोई संदेह, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना कोई आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैदान में कोई है नहीं। इनके पास, विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है। हमारे पास नीति भी है, नेता भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, कल्याण भी है। सर, आपने गठबंधन की बात की और सहयोगियों की बात की। एक आपके पुराने सहयोगी जो आज 2019 के बाद से लगातार ही आप पर बड़े हमलावर हैं। सपा के साथ गठबंधन का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन आपके ही एक नेता दयाशंकर सिंह से उनकी लगातार मुलाकात हुई। रविवार को उनकी तीसरी मुलाकात हुई और 3 घंटे चली। क्या खिचड़ी पक रही है सर? खिचड़ी के पहले कुछ बड़ा आप लोग उलटफेर तो नहीं अरे करने नहीं, जा रहे वो हैं? देखिए, हमारी विचारों की लड़ाई होती है। पर्सनल बातचीत नहीं हुई होगी चुनाव के समय। 3-3 देखिए, बातचीत में तो पर्सनल नहीं जाता कुछ। मैंने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती किसी से, विचारों की मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होता है। और ओम प्रकाश जी हमारे साथ रहे हैं, काम किया है। कोई वजह हो सकती है, लेकिन हमसे भी, मैं काशी में था अभी कुछ दिन पूर्व, 1-2 सप्ताह पूर्व मेरी भी उनसे काशी में बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई। और मैंने उनसे कहा कि आइएगा, कभी बैठेंगे, चाय पिएंगे। आप तो हमारे पुराने मित्र और साथी हैं और इसलिए हमारे पास आने में उन्हें कोई संकोच होगा भी नहीं अगर आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो, उसके दरवाजे जनहित के लिए हमेशा खुले रहते हैं। कोई अगर हमारा नाराज भी हो जाए और वापस आ रहा है तो दरवाजे थोड़ी बंद हम करते हैं। हो सकता है 4 भाई हैं, घर में आपस में मनमुटाव होता है, बाहर जाते हैं, लेकिन लौटते तो वापस उसी घर में है सब। तो हो सकता है ऐसी भी हालात आ जाए कि अगर उनका मन होगा तो दरवाजे थोड़ी बंद रखे जाते हैं। आए वो हमारे साथ, हमारे सहयोगी रहे, कोई बात नहीं है। ठीक है, आदमी नाराज होता है, कभी भाई छोटे भाई से कुछ कह देता है, बड़े भाई से कुछ कह देता है, घर की बातें होती हैं, कह लिया, ठीक है। लेकिन उन्हें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित की पार्टी है, गांव गरीब किसान की पार्टी है, महिला के सम्मान की पार्टी है। तो इसलिए वो जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो मिलते रहते हैं और दयाशंकर जी से भी मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं, सभी हमारे नेताओं से मिलते हैं। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले थे, आपने देखा था, प्रदेश अध्यक्ष जी के घर भी आए थे वो। तो आते रहते हैं। और क्या पता, कभी राजनीति में तो कोई चीज के लिए ये कह देना कि ऐसा हो जाएगा, क्यों, ऐसा कोई चीज हमेशा परमानेंट नहीं होती है। वो नाराजगी है, वो खत्म भी हो जाती है। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कुछ होने जा रहा है क्या? मैंने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि वो हमारे साथी है और आज वो क्यों गए हैं ये वो सोचेंगे ना। अगर वो विचार करेंगे तो उन्हें, अगर समय सही है, उनको लगता है कि नहीं हमने गलती की है या कोई बात का मनमुटाव है, तो बैठकर ही तो खत्म होता है। तो दयाशंकर जी पास अगर गए, हो सकता है कोई ऐसी चर्चा की हो, तो वो चर्चा के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। चर्चा हमेशा होना चाहिए, जनहित के लिए चर्चा करने में क्या परेशानी। शुक्रिया सर, आपने हिंदुस्तान के लिए समय निकाला और काफ़ी लंबी थैंक यू। बातचीत आपके साथ हुई। तो आप देख रहे थे हिंदुस्तान, हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेशकीमती थैंक समय यू देने वेरी के मच, लिए। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।